सर्टिफाइड एथिकल हैकर। आज के साइज हमारी साइबर सिक्योरिटी पर है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so let's start once again. सबको लगता है साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट हैकिंग योर फेसबुक, इंस्टाग्राम्स एंड ऑल, बट इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. We don't do that here. It's much more than hacking your social media's account. All right. So this SIG is only for your education purposes. Please focus. Cybersecurity is basically securing your data from unauthenticated access and protecting its confidentiality. It works on three main pillars: your confidentiality, integrity, and availability. We'll discuss later. एथिकल हैकिंग का एक एथिकल हैकर का मेन पर्पस यही होता है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई लूप होल है, तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करे कि हाँ, आपके सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटीज हैं, प्लीज इसको फिक्स कर लो, अदरवाइज कोई अटैकर आपके डेटा का मिसयूज कर सकता है एंड कुड हार्म योर होल ऑर्गेनाइजेशन. Your cybersecurity works on three main pillars, that is your confidentiality, integrity and availability. Confidentiality means कि जो भी authenticated user है बस वही उसको access कर सकता है, कोई भी third person उस data को access नहीं कर सकती. Integrity, maintaining the integrity of data is like जिस फॉर्म में भी हमारा डेटा प्रेजेंट है वो उसी फॉर्म में रहना चाहिए, वो टेम्पर नहीं होना चाहिए, सो दैट कि जिस फॉर्म में वो डेटा है उसी में रहे एंड यूज़र उसको जब मर्जी उसी फॉर्म में एक्सेस कर सकता है. अवेलेबिलिटी, जब भी उस यूज़र की मर्जी है वो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, वो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए. दैट इज योर CI ट्रेड: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. Moving on to types of hackers, there are three types of hackers: black hat hackers, grey hat hackers, and white hat hackers. Grey hat hackers are people who have wrong intentions and wants to harm someone. White hat hackers, on the other way, they protect the data and protect the organizations from these malicious black hat hackers. Grey hat hackers are the people who work on both sides. They mostly do the white hat part, but sometimes for their own benefit they do something with wrong intentions. So moving on to 5 phases of ethical hacking. कि एक मेथोडोलॉजी क्या होती है कि एक अटैक कैसे परफॉर्म होता है, क्या क्या उसके बैकएंड में चीज़ें होती हैं, दैट कम्स अंडर योर 5 फेजेस की कैसे मूव ऑन करना है हमें. ठीक है. फर्स्ट फेज में आता है हमारा रिकॉनेसेंस, सेकेंड इज योर स्कैनिंग, थर्ड इज योर गेनिंग एक्सेस, फोर्थ इज मेंटेनिंग एक्सेस एंड फाइव इज क्लियरिंग ट्रैक्स. Okay, so moving on to the first phase, that is reconnaissance. Reconnaissance is nothing but gathering information about the target. ओके, सो इसको ना एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से अगर कोई चोर है तो वो अगर किसी घर में चोरी करने जाता है तो सबसे पहले क्या सोचेगा, वो क्या करेगा? एनीवन? कोई जागा ना हो. वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेगा कि उस घर में कोई प्रेजेंट तो नहीं है, या थोड़े दिन वो ऑब्जर्व करेगा कि कब कब लोग घर से बाहर जाते हैं, वो कब घर में जा सकते हैं. बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेगा अपने टारगेट के बारे में. सेम एक अटैकर करता है. अगर वो किसी भी चीज़ पर अगर वो अटैक करना चाहता है तो वो पहले उसको ऑब्जर्व करेगा कि उसकी वर्किंग क्या है, कैसे वो चीज़ें परफॉर्म करते हैं, उनकी वेबसाइट कहाँ पे है, या पूरी जो भी इंफॉर्मेशन वो गैदर करना चाहता है अपने टारगेट के बारे में, वो सब कलेक्ट करेगा. पहले थोड़े दिन इंफॉर्मेशन गैदर करेगा. एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट हमारा 90% होता है एंड हमारा कंप्यूटिंग पार्ट होता है, दैट्स जस्ट 10%. सो मेन फोकस हमेशा हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे होता है. अगर हमने कभी भी कुछ भी गलती हो गई इंफॉर्मेशन के टाइम कि हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं पता चली तो हमारा आगे का पूरा अटैक फेल हो जाता है. सो मूविंग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज फॉर योर रिकॉनेसेंस. सबसे बड़ा इज योर गूगल पे आप काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हो. गूगल हो गया, योर शुडान इज योर सर्च इंजन, Whois is your tool, and Wireshark. These all are used for your information gathering purpose. There are many more, but mainly we can say Whois, Shudan, and Google, Wireshark. There are many more. Moving on to second part, that is your scanning. वही चोर वाले एग्जाम्पल पे फिर से आते हैं. उसने देखा कि हाँ,
ये चीज़ें ऐसे-ऐसे मतलब इस टाइम घर खाली होता है। बट उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो चेक करेगा कि उसको कौन से गेट से अंदर जाना है। लेट्स से उसको फ्रंट गेट से जाना है, बैक गेट से जाना है, या उसको किसी विंडो के थ्रू अंदर एंट्री करनी है। तो वो सब चीज़ें स्कैन करेगा कि हाँ, वो कहाँ से एंट्री ले सकता है उस घर के अंदर। सेम एक अटैकर सोचता है कि वो कैसे उस सिस्टम के अंदर एंट्री ले सकता है, उस सिस्टम को कैसे एक्सेस कर सकता है। स्कैनिंग के हमारे 3 मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ योर पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। पोर्ट स्कैनिंग में वो चेक करेगा कि किस पोर्ट, एफटीपी है हमारा, टेलनेट है, वो किस पोर्ट के थ्रू उस सिस्टम में जाना चाहता है, उस वेबसाइट के अंदर कौन सी उसको कहाँ से उसको एक्सेस मिल सकता है उस पूरे सिस्टम का। नेटवर्क स्कैनिंग में हो गया हमारा, वो नेटवर्क को स्कैन करेगा, वही चीज़ है स्कैनिंग, वो यही चेक करेगा कि कैसे वो उस सिस्टम का, उस वेबसाइट का, अपने टारगेट का कैसे एक्सेस ले सकता है, किस वे के थ्रू। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आ जाता है हमारा। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में वो वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपने टारगेट की, कि हाँ, क्या इसके लूप होल्स हैं, क्या इसकी वल्नरेबिलिटीज है, कैसे मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। दैट्स कम अंडर योर स्कैनिंग। स्कैनिंग के हमारे मेन टूल्स हैं एनमैप, योर मेटास्प्लॉइट एंड एचपिंग 3। एनमैप से वो पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर हमारा, एंड मेटास्प्लॉइट है, इट्स यूज फॉर योर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, चेक करते हैं कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। सेम विद एचपिंग, एचपिंग नेटवर्क स्कैनिंग के लिए हो गया हमारा। गेनिंग एक्सेस, उसको पता चल गया, लेट्स से वही चोर, उसको पता चल गया कि हाँ, इस गेट के थ्रू एंटर करना है। अब वो उस गेट के थ्रू एंटर करने की कोशिश करता है, उन अटैकर उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, सो दैट वो उस अपने टारगेट के ऊपर कंट्रोल ले सके। उसको कंट्रोल लेना है अपने इस थर्ड स्टेज में। कंट्रोल लिया उसने, कंट्रोल लेने के लिए हमारे पास वी हैव टूल्स हैशकैट, मेटास्प्लॉइट, बर्बसूट, कुछ भी यूज, बेसिकली उसको जो वल्नरेबिलिटी मिली है, उसको जो वीक पॉइंट मिला है उस सिस्टम का, उसके थ्रू उसको उस सिस्टम के अंदर एक्सेस लेना, दैट इज योर गेटिंग एक्सेस। Tools, majorly used tools are your Hashcat, Metasploitable, and Burpsuit. Moving on to next phase, maintaining access. उसको एक बार access मिल गया उस अपने target का, उसके बाद वो privilege acceleration करने की कोशिश करता है, कि accelerate करता है कि let's say you have a normal user and a root user. कुछ privileges root user के पास ही होते हैं, हमारे administrator के पास ही होती हैं। उन प्रिविलेजेस को पाने के लिए यहाँ पे हमारा मेंटेनिंग एक्सेस आ जाता है। अपनी जो उसको एक्सेस मिला है, उसको और इंक्रीज करना है उसको, कि सो दैट उसके पास पूरा कंट्रोल आ जाए उस सिस्टम का। लेट्स से इन चोर वाले केस में उस घर का उसके पास पूरा एक्सेस आ जाए, वो कुछ भी कर सकता है वहाँ पे, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। अपनी ही पावर को इंक्रीज करना, दैट इज योर मेंटेनिंग एक्सेस। टूल्स इन टेक्निक्स यूज फॉर दिस इज कि मेरे पास अगर मैंने एक बार गेन कर लिया था एक्सेस, उसके बाद मैंने कोई मालवेयर सेंड कर दिया वहाँ पे, उससे उससे भी मेरे जो एक्सेस हैं और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मैंने एक बैकडोर क्रिएट कर लिया, अपना खुद का एक रास्ता क्रिएट कर लिया उस सिस्टम में दोबारा जाने के लिए, या फिर कमांड्स के थ्रू भी मैं अपनी प्रिविलेज एक्सेलरेट कर सकती हूँ, जो और उसमें लूप होल्स हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करके, और ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करके। सब हो गया, मैंने पूरा एक्सेस ले लिया उस सिस्टम का, सारी चीज़ें हो गई। अब मेरा जो काम था, मैंने अपना काम कर लिया, अब मेरे को वहाँ से वापस आना है। अब मैं वापस ऐसे नहीं आ सकती, वापस आने के लिए मुझे अपनी जितनी भी मैंने एक्टिविटीज़ करी हैं वहाँ पे, मेरे को वो सारी वहाँ से रिमूव करनी होंगी। लेट्स से मेरे को वहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ना अपनी प्रेजेंस का, कि हाँ कुछ हुआ है आपके सिस्टम में, सब कोई प्रूफ नहीं छोड़ना। एंड सारी डिटेल्स जो भी मैंने वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करी है, कुछ भी करा है, I have to delete all the activities and get back. इसके लिए हमारे पास इवेंट व्यूअर्स वगैरह से हम अपनी जितनी भी लॉग एक्टिविटीज़ हैं वो क्लियर कर सकते हैं। टर्मिनल हिस्ट्री पे जो भी मैंने कमांड लाइन्स यूज़ करी हैं, या मैंने कोई भी अगर फाइल अपलोड करी थी एक्सेस करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं डिलीट करके देन वापस आऊँगी, वरना अदरवाइज यूज़र को पता चल जाएगा कि उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो मेरे को अपना कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ना वहाँ पे। विदाउट एनी फुटप्रिंट सब कुछ क्लियर करके तभी मैं वहाँ से वापस आऊँगी। सो दिस वाज योर होल मेथोडोलॉजी, कि एक क्या मेथोडोलॉजी होती है एक अटैक परफॉर्म करने के लिए। गाइस, किसी को कुछ डाउट है इसमें, एनीथिंग?
Okay, so moving on, types of attacks. हमारे पास मेजरली मेन 2 टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं. Guys, just a second. ऑलराइट, सो मेजर हमारे 2 टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं. पहला हो गया हमारा एक्टिव अटैक एंड सेकंड इज़ पैसिव अटैक्स. ठीक है. पैसिव में क्या होता है, मैं बस स्पाई कर रही हूँ सिस्टम के ऊपर, मेरे को बस पता चल रहा है कि हाँ, एक सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या कर रहा है यूज़र उसमें. मैं उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती, मैं बस देख सकती हूँ कि हाँ, अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, जो मेरा यूज़र है वो ये चीज़ चेक कर रहा है या फिर वो ये इमेज देख रहा है, जो भी कुछ कर रहा है मैं बस मॉनिटर कर सकती हूँ उसके डेटा को कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे एग्ज़ैक्टली हो रही हैं. क्या वो कीबोर्ड में इनपुट्स दे रहा है, क्या टाइप कर रहा है, एवरीथिंग, अगर जो भी मैं देखना चाहती हूँ. वहीं एक्टिव अटैक्स में क्या होता है, मैं उसकी कम्युनिकेशन के बीच में इंटरफेयर कर सकती हूँ एंड उसका जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको मैं चेंज कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ, उसकी एक्टिविटीज़ को मोल्ड कर सकते हैं. बेसिकली मैं इंटरफेयर कर सकती हूँ एक्टिव अटैक्स में. पैसिव अटैक्स में मैं बस मॉनिटर कर रही हूँ कि हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे. दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव में हम डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं एंड पैसिव में सिर्फ मॉनिटर करते हैं डेटा को. ओके, सो इसके बाद ना कुछ मेन जो टॉप ब्रीचेस या सिक्योरिटी ब्रीचेस, मेन जो अटैक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, कि उनके बारे में समझेंगे कि क्या क्या अटैक्स होते हैं, कैसे उनसे हम खुद सिक्योर रह सकते हैं एंड ऑल. सबसे मेन होता है हमारा फिशिंग, मालवेयर, हैकिंग अटैक्स. फिशिंग अटैक्स अभी हम देखेंगे कैसे परफॉर्म होते हैं एंड कैसे उनसे बच सकते हैं हम लोग. देन इंडिविजुअल्स मिस्टेक्स में हो गया कि हमने कुछ गलती कर दी, उसकी वजह से हमारा डेटा ब्रीच हो गया. एक्सटर्नल थेफ्ट, वेंडर्स, इंटरनल थेफ्ट, लॉस्ट और इम्प्रॉपर डिस्पोजल. ये सारे टॉप ब्रीचेस का एक डेटा है कि क्या-क्या टॉप ब्रीचेस हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस जो यूजुअली होते हैं. ऑलराइट, सो मोस्ट कॉमन साइबर अटैक्स. तो सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. दैट इज़ योर डॉस एंड डीडॉस. दैट इज़ योर डिनायल ऑफ सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज. सेकंड इज़ योर मैन इन द मिडल अटैक्स. थर्ड इज़ मालवेयर. फोर्थ इज़ योर फिशिंग अटैक्स एंड फिफ्थ इज़ योर एसक्यूएल इंजेक्शंस. एसक्यूएल इंजेक्शंस वेब में टॉप मोस्ट वल्नरेबिलिटी है जो मोस्टली फाइंड आउट होती है एंड इससे बहुत ज़्यादा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. लेट्स सी डॉस एंड डीडॉस. इसकी वर्किंग समझते हैं कि डॉज एक परफॉर्म कैसे होता है, क्या उसमें होता है क्या नहीं होता. डॉज में क्या होता है, लेट्स से ये मेरा अटैकर है. अटैकर ने विक्टिम सर्वर पर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ओवरलोड कर दिया उस सर्वर को रिक्वेस्ट से कि वो जो सर्वर है वो उन रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा है. वो जितना मेरा अटैकर डेटा मांग रहा है, जितना वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो सारी डिटेल्स मेरा वेब सर्वर फुलफिल नहीं कर पा रहा है एंड वो उसी में बिजी है कि वो उस अटैकर को डेटा प्रोवाइड करे जो वो मांग रहा है. वहीं पर अगर कोई लेजिटिमेट यूज़र अगर डेटा मांगने की कोशिश करता है तो उसकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है क्योंकि मेरा सर्वर ऑलरेडी बिजी है अटैकर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में, जो वो वैसे ही नहीं कर पा रहा है. एंड जब इतनी ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है हमारा वेब सर्वर, तो समटाइम्स क्या होता है, हमारी जो साइट होती है वो डाउन हो जाती है एंड यूज़र्स उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं डेटा. वहाँ पे अवेलेबिलिटी का इशू आ जाता है, जो हमने भी देखा था सीआई ट्रेड में, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है हमारी इन योर डिनायल ऑफ सर्विसेज. देन कम्स योर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, लेट्स से डिनायल ऑफ सर्विसेज में हमारा सिस्टम जो था, अटैकिंग सिस्टम था, वो एक ही सिस्टम से रिक्वेस्ट आ रही थी. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज में मेरे पास ऑलरेडी बॉटनेट्स होते हैं, और लेट्स से इसमें मेरे पास 4 स्लेव्स हैं. तो उन 4 स्लेव्स को एक मेन अटैकर, इन 4 स्लेव्स को मेरा एक मेन अटैकर कंट्रोल कर रहा है. उसके पास ऑलरेडी 4 सिस्टम्स का कंट्रोल है. उन 4 सिस्टम्स को कमांड देता है कि ठीक है, यू गो एंड अटैक ऑन दिस विक्टिम सर्वर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 सिस्टम से अगर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो जो मेरा विक्टिम सर्वर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसके पास रिक्वेस्ट जा रही हैं एंड वो उन रिक्वेस्ट को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहा है.
डीडॉस के केस में जब रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तब वहाँ पे हमारा हार्डवेयर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है या फिर कुछ भी उसकी फंक्शनिंग खराब हो सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट वो हैंडल नहीं कर पाता है। तो परमानेंट लॉसेस भी हो सकते हैं हमारे डेटा के इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। ऑलराइट, सो मैन इन द मिडल अटैक्स जो हमारा नेक्स्ट अटैक है। मैन इन द मिडल अटैक्स में क्या होता है, हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्लाइंट है एंड वो सर्वर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है। कमिंग बैक टू मैन इन द मिडल अटैक्स, मैन इन द मिडल अटैक्स में क्या हो रहा है, मेरा क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप है। मैं डायरेक्ट अपने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ एंड जो भी मेरी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग सर्वर मुझे डेटा दे रहा है वापस। दैट्स नॉर्मल नॉर्मल कम्युनिकेशन। बट इन केस ऑफ मैन इन द मिडल अटैक्स, मैन इन द मिडल अटैक्स में क्या होता है, सर्वर और जो मेरा क्लाइंट है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। बीच में एक हमारा अटैकर है जिसने क्लाइंट और सर्वर की रिक्वेस्ट को डायरेक्ट नहीं कम्युनिकेट करने दे रहा है। जो भी मेरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो मेरे मिडिल मैन के थ्रू होकर सर्वर के पास जाएंगी। जो भी रिक्वेस्ट मेरा क्लाइंट कर रहा है वो पहले अटैकर के पास जाएगा, देन वो सर्वर के पास जाएगा। अब जब सर्वर से रिक्वेस्ट वापस क्लाइंट के पास आ रही है तब उस रिक्वेस्ट को मेरा जो अटैकर है, मैन इन द मिडिल है, वो उसको चेंज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लेजिटिमेट डेटा ही क्लाइंट को वापस करे। वो अपना कोई मालवेयर सेंड कर सकता है, अपनी कोई मलेशियस साइट के थ्रू उसको रीडायरेक्ट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। जो भी कम्युनिकेशन है वो मेरा मिडिल मैन हैंडल कर रहा है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डेटा देना चाहता है क्लाइंट को। यहाँ पे हमारा ये एक्टिव अटैक्स का केस हो गया कि जो भी वो इंटरफेयर कर रहा है सर्वर और क्लाइंट के कम्युनिकेशन के बीच में। ऑलराइट, सो दिस इज योर मैन इन द मिडिल अटैक्स। नेक्स्ट, फिशिंग। फिशिंग इज सच अ कॉमन अटैक। फिशिंग को पहले देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, देन इसको परफॉर्म करके देखेंगे कि हमें इससे बचना कैसे है। मेरा अटैकर है ये। इसका सबसे पहले इसने क्या किया, एक इसने अपनी मलेशियस साइट बनाई। कोई भी ऐसी साइट जो एक लेजिटिमेट साइट, ओरिजिनल साइट की क्लोन साइट होती है, उसकी डुप्लीकेट साइट बनाता है एक अटैकर। उसने डुप्लीकेट साइट बनाई, उसका लिंक क्रिएट किया एंड अपनी मलेशियस साइट का लिंक वो ईमेल के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू वो यूज़र को भेजता है। जिस भी जो भी उसका विक्टिम है उसको भेजेगा वो। उसने बनाया, उसने पहले सबसे पहले क्लोन वेबसाइट बनाई, देन उसने ईमेल भेजा अपने विक्टिम को, जो भी वो विक्टिम को भेजना चाहता था उसका एक लिंक भेजा। अब विक्टिम इनोसेंट है, उसको नहीं पता, उसने उस लिंक पे क्लिक किया। अब वो अटैकर की मलेशिया साइट पे रीडायरेक्ट हो चुका है। अब जब वो रीडायरेक्ट हो गया अटैकर की साइट पे, वहाँ पे उसने कुछ क्रेडेंशियल्स डाल दिए अपने गलती से। उसको लगा कि वो लेजिटिमेट साइट है, ओरिजिनल साइट है, बट वो क्लोन साइट थी अटैकर की। उसने वहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाल दिए अपने। अब वो क्रेडेंशियल्स हमारे अटैकर के पास आ जाते हैं। लेट्स सी ये होता कैसे है। दिस इज माई ओके। ओके, लेट्स से ये ओरिजिनल साइट है गाइस। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है, हमें यूआरएल पे ध्यान देना है। इंस्टाग्राम का ओरिजिनल यूआरएल इज www.instagram.com। वहीं जो ये मलेशियस साइट है इसका यूआरएल बिल्कुल चेंज्ड है। एक तो सबसे मेन हम इसी चीज़ से देख सकते हैं कि ओके, हमें देखते यूआरएल देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ये लिंक गलत है, ये इसमें कुछ गलत है। ओरिजिनल का हमें यूजुअली लिंक पता होता है, लाइक अगर फेसबुक है तो www.facebook.com, इंस्टाग्राम के लिए www.instagram.com, लाइक दैट। लिंक्स हमें यूआरएल से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, अब मैंने ये लिंक अपने विक्टिम को सेंड किया।
ये लिंक मैंने विक्टिम को सेंड किया अपना, एंड उसने वो ओपन कर लिया, उसके सामने ये स्क्रीन आई। उसको तो यही लगेगा ना कि ये ओरिजिनल है, उसको लगा कि ओरिजिनल है। ओरिजिनल होने के बाद उसने यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डाल दिए, कुछ भी, लेट्स से एडमिन एंड हे, लेट्स सपोज, एंड कीपिंग इन माइंड की ओरिजिनल है, उसने यहाँ पे लॉग इन कर दिया। एंड नाउ आई एम डायरेक्टेड टू द ओरिजिनल साइट। यहाँ पे लिंक चेंज हो गया इसका। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू होगा या कुछ होगा, तो मैं दोबारा यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाल दूंगी अपने, कि चलो ठीक है दोबारा डाल देते हैं। बट अगर यहाँ पे हम ध्यान देंगे ना, सी आई हैव गॉट दी क्रेडेंशियल्स जो मैंने अभी यहाँ पे डाले थे, एडमिन एंड लाइक HETTT। बेसिकली एक फिशिंग अटैक था ये, जहाँ पे मैंने अपने किसी भी विक्टिम को मैं एक लिंक भेजूंगी कि हाँ यहाँ पे जाके आप लॉग इन कर दो, या कुछ भी मैं उसके बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करूंगी उसमें, एंड उसको लगेगा कि ठीक है चलो ओरिजिनल है, मैं डाल देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। बट उसके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, एंड आई विल गेट इट्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। So this is a phishing attack. Okay, moving on to the next attack. That's our SQL injections. SQL injections हमारे वेब एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा अटैक होता है, जिससे हमारा पूरा डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। SQL इंजेक्शंस हमारे डेटाबेस के लिए, तो जहाँ पे भी हमने SQL से क्रिएट किया है डेटाबेस से, वहाँ पे इसको हम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा अटैकर होता है वो वेब एप्लीकेशन के किसी इनपुट फॉर्म में अपनी एक ऐसी ट्रू वैल्यू डालता है। ट्रू वैल्यू से क्या होता है, जो भी वो ट्रू वैल्यू डालेगा, जब भी वो कोई ट्रू वैल्यू डालेगा तो हमारे वेब एप्लीकेशन को लगेगा ठीक है ये एक लेजिटिमेट इनपुट है, एंड उसको प्रोसेस करके उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा होगा वो उसको दे देगा। लेट्स से मेरे पास एक फॉर्म है जिसमें वी हैव यूजर नेम एंड लॉग इन, यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन आई गेट द डेटा, जो भी उसके साथ लिंक डेटा होगा वो मुझे मिल जाएगा। बट मैं क्या करूँगी, मैं यूज़र वाले फॉर्म में कोई एक ओरिजिनल यूज़र नेम डाल दूँगी, लेकिन पासवर्ड अगर मुझे नहीं पता तो वहाँ पे मैं एक ट्रू वैल्यू इनपुट कर दूँगी। जब प्रोसेस होता है हमारा डेटा, तब वो यही तो देखता है कि हाँ मेरा डेटा मैच कर रहा है, ये वैल्यूज ट्रू हैं, तो मेरे को इसके रिगार्डिंग ये ट्रू, जब एक होता है फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स होता है तो हमारी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है, लेकिन अगर हमारी इनपुट ट्रू होगी तो वो प्रोसेसिंग होगी और हमें डेटा मिल जाएगा। मालवेयर्स, मालवेयर्स क्या होता है, हमारे इंटेंशनली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे किसी कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं या फिर उनकी वर्किंग को चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो टाइप्स ऑफ मालवेयर्स, हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ मालवेयर्स होते हैं, लाइक वायरस, एडवेयर, रूटकिट, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर्स और ट्रोजन हॉर्सेस, रिमोट एक्सेस फॉर्म्स एंड की लॉगर्स। इन सबकी अपनी अपनी फंक्शनिंग होती है। वायरसेस जो होते हैं हमारे ही सिस्टम पे वो रेप्लिकेट होते रहते हैं, अपने आप को डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करते रहते हैं। एडवेयर्स आर योर, किसी भी अगर आप वेबसाइट पे देखोगे नीचे ना, वेबसाइट्स में कुछ एड्स आते हैं, मलिशियस एड्स होते हैं, वो दिखाते कुछ हैं एंड रीडायरेक्ट आपको कहीं और कर देते हैं किसी मलिशियस साइट्स पे। दैट्स आर योर एडवेयर्स। रूट किट पूरा पूरा एक फ्रेमवर्क होता है जो आपके डायरेक्ट ओएस को इफेक्ट करता है। आपका जो ओएस होता है उसकी ही फंक्शनिंग को चेंज कर देता है योर रूट किट। स्पाईवेयर्स आर योर, आपके सिस्टम की जो वर्क, आपके सिस्टम को मॉनिटर करते हैं कि हाँ आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो, वो सब एक नज़र रखते हैं आपके ऊपर कि हाँ कि क्या क्या फंक्शनिंग चल रही है। ransomwares आर योर, कि आपकी फाइल्स को या आपके डेटा को दे encrypt your data and ask for a ransom to decrypt that data. In 2017 there was a ransomware attack named WannaCry। WannaCry बहुत ही मैसिव अटैक था।
जिस पे बहुत सारे फाइल्स कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, बहुत सारे कंप्यूटर्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। वही था उसमें कि उन्होंने फाइल्स एन्क्रिप्ट कर दी थी एंड उन फाइल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए वो की आपको तभी देते जब आप उनको एक बिटकॉइन जो भी उनकी बिटकॉइन की डिमांड थी, जब आप उसे फुलफिल करते हैं। देन कम्स योर ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस में क्या होता है, अ, कोई एक मलेशियस सॉफ्टवेयर, कोई मलेशियस कोड एक लेजिटिमेट फाइल के साथ बाइंड करके भेजते हैं। उस एक लेजिटिमेट फाइल के अंदर छुपा के भेजते हैं एक मलेशियस कोड, दैट इज़ योर ट्रोजन हॉर्सेस। रिमोट एक्सेस में क्या होता है, रिमोट एक्सेस एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसा मलेशियस कोड होता है जिसके थ्रू आपके सिस्टम का रिमोटली कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसके पास जिसने वो रिमोट एक्सेस के लिए मालवेयर बनाया है, तो वो एक्सेस कर सकता है। देन कम्स योर फॉर्म्स। फॉर्म्स आपके पूरे नेटवर्क पर रेप्लिकेट होते हैं, पूरे नेटवर्क पे ही वो मल्टीप्लाई होते हैं, नेटवर्क पे वो पूरा कहीं पे भी जा सकते हैं, पूरे नेटवर्क को डैमेज कर देते हैं। देन कम्स योर की लॉगर्स। की लॉगर्स में क्या होता है, आप जो भी की स्ट्रोक्स टाइप करते हैं वो सब आपके रिकॉर्ड हो जाते हैं की लॉगर्स के अंदर, एंड जो अटैकर है उसके पास आपकी सारी की स्ट्रोक्स आती हैं कि आप क्या क्या टाइप कर रहे हो। गाइस इसके बाद सेफ्टी टिप्स पे वो देखते हैं कि क्या क्या सेफ्टी टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट कमज़ोर, सॉफ्टवेयर अपना हमेशा अप टू डेट रखना होता है कि कुछ भी उसमें अगर कोई लूप होल मिलता है कंपनी को, तो अपना उसको पैच करके वो एक नया अपडेट निकालते हैं, तो हमें भी उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपडेटेड रहना चाहिए। अपनी जो हमारी जो फाइल है ना, हमेशा बैकअप करनी चाहिए टू प्रोटेक्ट ourselves फ्रॉम ransomware अटैक्स। अगर हमारे पास बैकअप होगा तो इंक्रिप्ट हो जाती हैं अगर हमारी फाइल्स, उस केस में हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैकअप ऑलरेडी हमारे पास होगा। तो ransomware से बचने के लिए, डेटा लॉस किसी भी कंडीशन के अंदर बचने के लिए बैकअप्स हमारे पास होने चाहिए। डोंट यूज़ पब्लिक वाईफाईज। पब्लिक वाईफाई अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा डेटा कोई मॉनिटर ईजिली कर सकता है कि हमारे डेटा में क्या क्या हम चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद कम्स योर एंटीवायरस प्रोटेक्शंस एंड फायरवॉल्स। एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है हमें, जैसे अगर किसी ने कोई मलिशियस एग्जिस्टिंग मालवेयर अगर हमें भेजा है तो हमारे सिस्टम को पहले, हमारे एंटीवायरस को पहले ही पता होगा कि हाँ इस फाइल में वायरस है, तो वी शुड नॉट वर्क अपॉन दैट फाइल, हमें वो इंस्टॉल नहीं करनी है और हमें उसको यूज़ भी नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग कीज एंड पासवर्ड्स, हम हमारा ना पासवर्ड लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर एक, लेट्स डू वन टास्क, there's this site called how strong my password is. So you can write here your passwords and can check कि उसको ब्रूट फोर्स होने में, उसको हमें क्रैक करने में एक अटैकर को कितना टाइम लगेगा, एक अटैकर कितने टाइम में आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। अगर कोई भी, लेट्स से मैंने कोई भी ऐसे रैंडम स्ट्रिंग डाल दिया है, तो इस जो भी पासवर्ड मैंने डाला है अभी, इसको क्रैक होने में सिर्फ 31 मिली सेकेंड्स लगेंगे, जस्ट 31 मिली सेकेंड्स। मैं ये एक बार चैट बॉक्स में शेयर करती हूँ, यू गाइस कैन चेक कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड चेक कि कितना स्ट्रॉन्ग है आपका पासवर्ड, एंड इफ यू वांट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। एंड गो एंड चेक कि कितना स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का पासवर्ड। ऑल्सो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कंडीशन होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी पासवर्ड की वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इट मस्ट कंटेन योर स्पेशल सिम्बल्स, अल्फ़ाबेट्स एंड रैंडम कैरेक्टर्स, नॉट अ डिक्शनरी वर्ड। इट शुड बी रैंडम कैरेक्टर्स, रैंडम स्पेशल सिम्बल्स एंड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स और मोर, तो वो एक सिक्योर पासवर्ड में आपका कंसिडर होगा। जितनी ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग होगी उसको क्रैक करना उतना ज़्यादा ही डिफिकल्ट होगा अनटिल एंड अनलेस कोई वो डिक्शनरी वर्ड ना हो। So anyone? 11 million years, okay. Okay.
तो वो उनको नहीं पता ना कि आप, एक तो पहली बात वो लेते नहीं है, सेकंड थिंग उनको नहीं पता कि किस चीज़ का आप पासवर्ड डाल रहे हो वहाँ पे। ऑलराइट, और इससे नहीं पता चलेगा। 2K ईयर्स, ओके। ऑलराइट, ऑलराइट। So moving on to the next part. 816 million. All right. So moving on to the next part. Two-factor authentication. Let's say अगर किसी को पासवर्ड पता भी चल गया आपका, बाय चांस किसी ने आपको टाइप करते देख लिया या किसी को पता चल गया कि आपका पासवर्ड क्या है, तो अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई होगी, तो तब उस केस में आपका आपकी साइट एक्सेस, आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टू फैक्टर या तो वो आपका ईमेल होता है, ईमेल पे आपको एक लिंक आता है या कोई ओटीपी टाइप्स आता है, और या फिर फ़ोन नंबर पे। इन दैट केस आप आपकी सिक्योरिटी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। फ़ोन्स में ऑल्सो जो हमारी नोटिफ़िकेशंस होती हैं, उनको हमें हाइड रखना चाहिए, क्योंकि पर्सनल जो हमारे ओटीपीज़ होते हैं, वो हमें वरना विज़िबल हो जाएँगे। सो इट्स सजेस्टेड कि जो हमारी नोटिफ़िकेशंस हैं, उनको हम हाइड रखें, सो दैट कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ओटीपी मेनली वो कोई ना देख सके विदाउट ओपनिंग आवर फ़ोन और समथिंग। Okay, moving on to the next part. Visiting HTTPS websites only with HTTP you aren't protected. HTTP and HTTPS का मेन डिफरेंस यही होता है कि HTTPS में हमारे सिक्योर्ड वेबसाइट्स होती हैं, इंक्रिप्शन लगी होती है, हमारा जो भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो सिक्योर्ड इंक्रिप्टेड वे में ट्रांसफ़र होता है। HTTP में ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिंपल टेक्स्ट में वो डेटा हम उसको ईजिली देख सकते हैं। इसको भी अगर हम एक बार शो करते हैं कि क्या होता है, लेट्स से ये भी एक टेस्टिंग वेबसाइट है। गाइस इट्स नॉट सिक्योर्ड, ये HTTP पे वर्क कर रही है। ऑलराइट, अगर इसको ओके, सो योर कनेक्शन इज इन दिस साइट इज नॉट सिक्योर्ड, उसने पहले बता दिया है। ये HTTP पे बेस्ड है, दिस इज नॉट HTTPS। अब मैं क्या करूँगी, दिस इज अ वायरशार्क बेसिकली जो भी मेरे सिस्टम में नेटवर्क लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, जितना भी डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो सब कैप्चर कर लेता है कि क्या क्या डेटा ट्रांसफ़र हुआ है। यही चीज़ हमारी वर्क होती है जब मैंने आपको बताया था पहले कि डोंट यूज़ पब्लिक वाईफाई अगर हम यूज़ करते हैं तो कोई भी हमारा डेटा एनालिसिस कर सकता, नेटवर्क का डेटा एनालिसिस कर सकता है कि हमारे नेटवर्क पे क्या क्या चीज़ होते हैं, दैट्स थ्रू वायरशार्क और एनी अदर नेटवर्क एनालाइजर। तो इस केस में भी हम यही करते हैं। मैंने अपना ओपन किया नेटवर्क एनालाइजर, इसने पैकेट्स लेने स्टार्ट करते हैं, जो भी मेरे नेटवर्क पे चीज़ हो रही हैं सब वो कैप्चर करता जा रहा है। अब मैंने एक HTTP साइट पे कुछ भी इनपुट्स दे दिए, लेट्स से एडमिन एंड पासवर्ड इज हे, राइट, लॉग इन किया, इट्स ओवर। सो गोइंग बैक टू वायरशार्क, आई थिंक वो कैप्चर हो गया होगा अब तक, तो मैं डेटा पैकेट्स को कैप्चर करना बंद कर देता हूँ और जस्ट सर्च। आई कैन फिल्टर, मेरे को अब चेक करना है कि कौन से प्रोटोकॉल के अगेंस्ट मेरे को चेक करना है कि कौन सा डेटा मेरे को एनालाइज करना है। तो मैनी प्रोटोकॉल्स, ठीक है, अभी हम HTTP पे देखेंगे HTTP पे मेरा कितना डेटा कैप्चर हुआ है। Wait. सो HTTP मैंने डेटा चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक HTTP वेबसाइट्स थी, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फिल्टर कर लिया कि मुझे सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल के अंडर जितना भी डेटा कैप्चर हुआ है मेरे को बस वही डेटा चेक करना है। सो मेरे पास ये जितना भी डेटा कैप्चर हुआ मेरा HTTP के अंडर, वो सब यहाँ पे आ गया। आई सी नाउ कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं।
अब मुझे पता है कि आई नो कि डेटा क्या-क्या चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ पे अगर मुझे पता चला इसकी लेंथ है यहाँ पे 726 पोस्ट हुआ है डेटा एंड एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ है मेरे पास यहाँ पे। सो आई विल जस्ट ओपन दिस एंड एनालाइज़ फ्रॉम हियर। मेरे पास यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन है कि यूज़र नेम क्या डाला था मैंने एंड एडमिन यूज़र नेम मेरा एडमिन था एंड पास की वैल्यू वाज़ माय हे। इसको अगर से देखना है तो की पास वैल्यू वाज़ हे। बेसिकली एचटीटीपी पे ये डेटा मेरा इनक्रिप्ट होके नहीं गया, जिस फॉर्म में मैंने टाइप किया था वो उसी फॉर्म में डायरेक्ट डेटा सेंड हो गया नेटवर्क पे एंड अगर कोई उस नेटवर्क को एनालाइज कर रहा है तो ही शी कैन ईजिली रीड दैट डेटा। अगर हम एच टी टी पी एस साइट यूज़ करते हैं उस केस में ये मेरा इस प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता, या तो कोई हैश होता है या किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है ये डेटा, उसको मैं नहीं पढ़ सकती थी। ऑलराइट गाइस, किसी को कुछ डाउट है इसमें अब तक कहीं भी? ऑलराइट सो नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइडिंग इंस्टॉलेशन एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। अब यहाँ पे आता है हमारा कोई भी किसी भी अननोन सोर्सेज से अगर हम कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं तो हमें नहीं पता कि वो कितना सिक्योर्ड है, उनके बैकएंड में क्या चीज़ें रन हो रही है, क्या डेटा हमारा ले रहे हैं, क्या पता उसमें उन्होंने कोई मालवेयर पहले से इंस्टॉल पहले से कोई मालवेयर डाला है जिसकी वजह से हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, हमारा पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। बी इट एनी और की लॉगर और एनीथिंग, जिससे भी मतलब या तो हमारा पूरा, अगर हमने उसको डाउनलोड कर लिया तो हमारा पूरा सिस्टम तक उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो जस्ट अवॉइड इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टीज ऐप्स। ऑल्सो योर नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट फॉल फॉर ईमेल्स मैसेजेस फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज। यहाँ पे हमारा फिशिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि किसी भी ऐसे फिशिंग का ना मेन कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि वो अपने टारगेट को थोड़ा वही स्टार्टिंग से अगर उसको समझें तो अपने टारगेट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि उनके टारगेट क्या सोचता है, वो किस चीज़ से, या तो लेट्स से कोई पर्सन है, ही शी इज़ लुकिंग फॉर जॉब्स, ऑलराइट। अब मैंने उनको कोई ऐसा मलेशियस लिंक भेज दिया, उसमें मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया कि सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड ऑल, वांट अ जॉब एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड में मैंने अपना लिंक डाल दिया किसी मलेशियस साइट का। अब मैं वहाँ पे उनसे कोई भी क्रेडेंशियल इनपुट करवा सकती हूँ। अगर सोच रहा है कोई सामने वाला कि हाँ मुझे ऐसा करने से जॉब मिल सकती है, तो कई बार लोग डाल देते हैं डेटा। ऑल्सो emails you will get like jackpot लगा है आपका, got a jackpot और stuff like that, उसमें भी कि किसी लिंक कोई लिंक डाल देंगे अपने किसी साइट का एंड उसमें बोलेंगे कि आप यहाँ पे अपना मे बी योर बैंक डिटेल्स और एनीथिंग कुछ भी वहाँ पे इनपुट करवा सकते हैं। तो जस्ट और ऐसे मतलब ऐसी साइट्स पे ऐसे लिंक्स पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, फेक होते हैं सारे। बैकअप डेटा वही चीज़ है कि बैकअप रखना चाहिए, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, उस केस में वापस अपना डेटा अपने पास होना चाहिए। यूज सोशल मीडिया एप्स केयरफुली, लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए सोशल मीडियाज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लेट्स से आई एम अ पर्सन जो अपनी सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है करती हूँ, और अगर कोई
मेरे सोशल मीडिया उसको स्टॉक कर रहा है या फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर आय रखा हुआ है कि अच्छा ये कब कहाँ, उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये कब कहाँ जाता है, क्या इसकी पूरी वर्किंग है या कैसे कैसे सोचते हैं। ऑल्सो बर्थडेज एंड ऑल, लेट्स से मैंने अपना बर्थडे पोस्ट किया है कि अच्छा ठीक है इस दिन बर्थडे है, तो जब हम पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं, अगर कोई पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा है मेरा, तो ही शी नोज माय नेम के साथ मेरे बर्थ डेट को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, उससे पासवर्ड क्रैक्स हो सकता है। बेसिकली प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कई बार हम लीक कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे हैंडल करना है। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं अपलोड करनी चाहिए कि हर अपने टाइम टू टाइम अपडेट्स नहीं देने चाहिए कि अच्छा आज ये किया, अब ये किया, अब ये किया, अब ये किया, अब ये किया। ठीक है, अच्छे से यूज करो, केयरफुल यूज करो, कि ज्यादा अपने बारे में नहीं बताना होता है सोशल मीडिया पे। ऑल्सो एक थोड़ा इसमें ये भी ध्यान होता है कि सोशल मीडिया पे भी जैसे ईमेल्स आ रहे हैं हमें किसी मलेशियस लिंक के, वो हमें सोशल मीडिया पे भी आ सकते हैं कि समटाइम्स फ्री शॉपिंग एप्स के लिंक्स बहुत चीज़ें आती हैं। वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट कार्ड, या किसी कंपनी के इतने साल हो गए तब वो गिफ्ट कार्ड्स दे रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर फिशिंग ईमेल्स। आपका डेटा जाता है वहाँ पे, आपके आईपीज को मॉनिटर किया जाता है। अगर आपने मेनी ऑफ देम आर लाइक ओपन दिस जैकपॉट, गिफ्ट्स खुलवाते हैं, स्पिन विल करवाते हैं। वो बस आपको वहाँ पे थोड़ा एंगेज रखने के लिए करते हैं, एंड देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है, उतने ही ज़्यादा उनके पास डेटा कलेक्ट होता रहता है। तो ऐसे प्रैंक्स का, ऐसे लिंक्स को मत क्लिक किया करो कि गिफ्ट कार्ड है आपके लिए, जैकपॉट लगा है। जस्ट अवॉइड ऑल दैट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइस। सो लेट्स, गाइस किसी को कुछ डाउट है? एनीथिंग? डाउट्स? सो आई विल कॉल आवर। और कोई दीदी मेरे को एक डाउट है, और कोई अगर ऐसा तरीका आजकल नया अपग्रेड किया जा रहा है जिस वजह से Vivaan, हमारे sorry, साथ स्कैम हो सके? your voice is not clear. Can you please repeat? हेलो, इज इट क्लियर नाउ? Ah, yeah. तो जैसे अभी मेरे को पता चला कि रिसेंटली क्यूआर कोड का सिस्टम चल गया कि क्यूआर कोड के थ्रू स्कैम्स हो रहे हैं, कि Mm-hmm. मतलब कह रहे हैं कि विजिट आवर वेबसाइट थ्रू दिस क्यूआर कोड, एंड देन वो Mm-hmm. वेबसाइट के लिंक नहीं होता, कहीं किसी और स्ट्रेंज जगह का Mm-hmm. लिंक होता है, एंड देन उससे हमारे बैंक डिटेल्स को एक्सेस कर लिया जाता है। तो उस टाइप के और भी कोई इस टाइप की चीजें खुल रही नहीं नहीं जिससे कि हमें अवेयर होना चाहिए, जो कि भी Mm-hmm. ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन अभी आ रही हैं धीरे धीरे, जो कि हम तक पहुंच सकते हैं काफी जल्द। बैंक अकाउंट्स में क्या होता है कि ना, या तो पेटीएम वाला फ्रॉड बहुत ज़्यादा सुनाता है कि आपके फ़ोन पे वो करवाते हैं कि डिटेल्स दे दो, एंड ऑल्सो जब लोगों को पहले नहीं पता था स्टार्टिंग में, एनी डेस्क टाइप की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं, एंड लोग गलती से वहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं कि ठीक है हम किसी को बता नहीं रहे, हम वेबसाइट में डाल रहे हैं। बट जो अगर हमने शेयर स्क्रीन, एनी डेस्क वगैरह यूज़ किया है, तो जो अटैकर है वो उसको रिव्यू करता रहता है। बात रही आपके क्यूआर कोड्स की, क्यूआर कोड हम किसी भी चीज़ का जनरेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का। लेट्स से मैंने अभी आपको एक लिंक दिखाया था, ठीक है, आई शोड यू दिस वाज माय malicious लिंक। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस। इस लिंक को मैं एक क्यूआर कोड में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं इस लिंक का पूरा फॉर्मेट चेंज करके इसको शॉर्टन भी कर सकती हूँ। उसको पता नहीं चलेगा कि इस लिंक के पीछे क्या चीज़ है। तो बस हमें ना इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम कहाँ पे किसको अपने क्रेडेंशियल्स दे रहे हैं, किसको हम बता रहे हैं, कहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं। इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि कहीं पर भी कुछ भी ऐसे किसी भी सिर्फ लेजिटिमेट साइट्स पे अपना डेटा इनपुट करें, एंड ध्यान रखें कि किसी को ना बताएं कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन अपनी फोन, इधर ऑन फोन और फाइल, किसी भी अदर एप्लीकेशन पे। और क्यूआर कोड्स का भी है, हमें नहीं पता उसके पीछे उन्होंने क्या लिंक लगाया है। क्यूआर कोड हम किसी भी, जो मैंने अभी आपको लिंक दिखाया, मैं इसको एक क्यूआर कोड में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ सिंपली। मेरे को 2 मिनट लगेंगे। लेट से मेरा ये लिंक है, मैंने इसको एक क्यूआर कोड में जनरेट कर दिया, ठीक है।
जनरेट कर दिया मैंने इसको, एक क्यूआर कोड में है ये, एक मिलिशियस लिंक है इंस्टाग्राम का। अब उस क्यूआर कोड को मैंने पैम्पलेट्स बनवाए या कुछ भी ईमेल बनाया या कुछ ऐसे ईमेल फॉर्मेट बनाया उसका कि ठीक है, पेटीएम, लेट सपोज पेटीएम कैशबैक दे रहा है 10 रुपीज का, इन जनरल एक जनरल केस है, ठीक है। या तो मैंने पैम्पलेट्स लगा दिए कि ठीक है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और 10 रुपए का कैशबैक मिलेगा, 20 रुपीज का आपको कैशबैक मिलेगा। कोई भी उसको देखेगा कि चलो ठीक है एक बार करके देखते हैं, क्या पता मिल ही जाए, कुछ जा नहीं रहा मेरा उसको करने में, एक क्यूआर कोड को स्कैन करने में। उसने क्यूआर कोड को स्कैन किया, उसके सामने एक इंस्टाग्राम का पेज आ गया, ठीक है। उसको लगेगा मे बी इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन, उसके अंदर कोई कॉन्टेस्ट वगैरह होगा या कुछ भी होगा, उसमें वो क्रेडेंशियल्स डालते हैं अपने इंस्टाग्राम के, खत्म कहानी। उसको दोबारा रिडायरेक्ट कर देते हैं ओरिजिनल पेज पे, वो फिर डालता है एंड उसको लगता है चलो तो कुछ हुआ ही नहीं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके क्रेडेंशियल्स किसी और के पास चले गए। इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, से करने मत लग जाना कि जाके लगा दिए क्यूआर कोड हर जगह भेज दिए। टेक्निक्स होती हैं यहीं पे हमारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा यहाँ पे काम आता है कि कैसे हम सामने वाले को, कैसे अपने विक्टिम को ट्रिक कर सकते हैं क्रेडेंशियल्स इनपुट करने के लिए या कुछ भी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। गॉट इट दिव्यांश? Yes, that was really helpful, like informative as well. I have one question. यस। जब भी किसी कंपनी का डेटाबेस हैक होता है तो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी मेथड के थ्रू तो उनको पता नहीं चलता उस टाइम पे। कुछ टाइम बाद जब वो डेटा बेच रहे होते हैं डार्क वेब पे या कहीं पे भी तो उनको पता चलता है, लेकिन मतलब बेसिकली उनको पता कैसे चलता है कि उनका डेटाबेस हैक हुआ है? उनको डेटाबेस तभी पता चलता है हैक हुआ है कि जब मार्केट में ना बहुत, वही डार्क वेब की अगर बात करें तो डार्क वेब पे जब डेटा पब्लिश हो जाता है या सेल होना स्टार्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली उनके भी कुछ कनेक्शंस होते हैं वहाँ, नॉट कनेक्शंस बट वो चीज़ें इवेंचुअली पता चल जाती हैं। अगर उनकी कंपनी में कोई सिक्योरिटी एनालिस्ट है तो वो भी थोड़ा अपडेटेड रहता है कि हाँ, या धीरे धीरे चीजें पता चल जाती हैं कंपनी को भी। ऑल्सो जो डेटा ब्रीच करता है ना, लेट्स से कोई अटैकर अगर डेटा ब्रीच करता है वो डायरेक्ट उसको डार्क वेब पे सेल भी कर सकता है, या फिर वो ना कंपनी से डिमांड करता है रैंसम की कि मेरे पास आपका ये डेटा है, उनको थोड़ा सैंपल भेजता है कि देखो मेरे पास सच में आपका ये डेटा है, अगर आप मुझे इसके लिए रिक्वायर्ड मनी नहीं दोगे जो भी वो रैंसम डिमांड करता है तो मैं इसको डार्क वेब पे लीक कर दूंगा। तो ऐसे भी पता चलता है, तब या तो कंपनी कॉम्प्रोमाइज करेगी, जो भी अटैकर की डिमांड्स उनको फुलफिल करेगी, अदरवाइज वो डेटा फिर लीक हो जाता है। लेट्स से डोमिनोज का हुआ था, अभी डोमिनोज का डेटा ब्रीच हुआ था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हें रैंसम नहीं देंगे। तो डोमिनोज का लिटरली बहुत ज़्यादा डेटा ब्रीच हुआ था। एवरीवन नोज कि किसने कब ऑर्डर किया, कहाँ ऑर्डर किया, कितने का टोटल ऑर्डर किया, किस टाइम किया, वो सब डोमिनोज का ब्रीच हुआ था। वही रिसेंटली मैकडोनल्ड्स का हुआ था। तो मैकडोनल्ड्स में क्या हुआ था, उनका कस्टमर डेटा ब्रीच नहीं हुआ था, उनका अपने जो स्टाफ का डेटा था वो ब्रीच हुआ था उनको, लेकिन पता चल गया कि हाँ डार्क वेब पे सेल हो रहा है या यहाँ पे वो ऑलरेडी है। तो या तो तुम, या तो फिर वो उसको साइबर क्राइम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनसे कांटेक्ट करके वो लिंक, वो साइट को हटवा देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें कुछ भी फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। तो जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है वो अनडिटेक्टेबल होता है? वो पता नहीं चलेगा। अगर कोई, या तो अगर वेबसाइट में कोई अगर मॉनिटर कर रहा है कि क्या फंक्शनिंग हो रही है पूरी वेबसाइट में, कौन कौन क्या क्या इनपुट कर रहा है, अगर डीपली इनपुट कर रहा है तब उसको पता चल गया ऐसे हुआ है, तो फिर पता चल सकता है। अगर इतना ध्यान नहीं गया एक क्वेरी पे कि चलो एक क्वेरी थी, बहुत हजारों लाखों क्वेरीज चल रही हैं एक वेबसाइट पे, उसमें इतना आइडिया नहीं रहता। अगर किसी को पता चल गया, या फिर कुछ फिल्टर्स लगाए हैं उन लोगों ने कि उनको पता चल जाए ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई है। और ऑल्सो अगर कोई इतना मॉनिटर कर रहा है ना, तो वो एसक्यूएल बहुत बेसिक था, तो उसके लिए वो पहले से प्रिकॉशंस लेते हैं कि ऐसी अगर कोई हमारे पास स्ट्रिंग आती है तो हम उसको किसी या तो पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे या उनकी जो रिक्वेस्ट है वो वहीं पर कैंसिल कर देंगे। वन मोर थिंग, नो सीक्वल में भी होता है क्या मेथड्स? नो सीक्वल जो डेटाबेस होते हैं किसी भी, हाँ,
डेटाबेस को हम लाइक वही है, इनपुट से कि एक्सेस कर सकते हैं या कुछ भी देखें, डेटा एक्सेस हो सकता है, बट यही है कि कितना हम उसमें एफर्ट डाल रहे हैं या फिर कितनी सिक्योरिटी लेवल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। गॉट इट। नो सीक्वल के लिए अपनी टेक्निक्स होंगी, एसक्यूएल के लिए अपनी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स पर डिपेंड करता है। ऑल्सो अटैकर कितना स्मार्ट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कितनी सिक्योरिटी इंक्रीज करी है। Anyone else? So I should call now the our guest speaker. Okay, he will be joining soon. Just a second. Guys, किसी का कोई और डाउट तब तक? Anything in general? Okay. Hello, am I audible? Yes, भैया. So आस्था, फर्स्ट ऑफ ऑल SI जो थी वो बहुत अच्छी थी, ट्रूली इंटरेस्टिंग। साइबर सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी पता चला कि किस तरीके के अटैक्स होते हैं, किस तरीके के हमें अपना डेटा सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे अटैकर्स होते हैं और वो डेटा इस तरीके से ब्रीच कर सकते हैं। एंड सेकेंड ईयर में होने के बावजूद भी इतनी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, वरना नहीं होता भाई इतना लोगों को पता। फोर्थ ईयर में आने के बाद भी नहीं पता होता, तुम तो सेकेंड ईयर में हुई हो अभी, तो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। Thank और मेरी तरफ से यही फीडबैक है कि जो मतलब जो भी कर रहे हो तुम यार, एक्सेल करो, उसमें काफ़ी ज़्यादा सही कर रहे हो। you, thank you. So I'm waiting for Vishal sir to join. Let's see. Guys, sorry for the delay. It'll be in like 2 minutes.
टिल देन किसी को कुछ इन जनरल कुछ पूछना हो? चैट बॉक्स में आनंद ने कुछ पूछा है तो ओके। फायरवॉल्स का रोल होता है, फायरवॉल्स हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम डॉस एंड डीडॉस एज वेल। फायरवॉल्स का थोड़ा अगर ना भी हो तो उसके अलावा वी हैव आईपीएस एंड आईडीएस। आईपीएस और आईडीएस क्या होते हैं? Okay, so our guest speaker is here. Just a second, Anand. So, guys, our guest speaker is here. He's Vishal Jain. Welcome, sir. And he's a certified ethical hacker, CCNA certified, and also is a penetration tester. Welcome, sir. Hello. Am I audible? हेलो या हाय Welcome. गाइस। Hello. हाय आस्था, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? या आई एम आल्सो फाइन। ओके, Uh, थैंक यू सो मच फॉर द uh, वेलकम। good evening, sir. गुड इवनिंग रुचित। Thank you for being part of the event, sir. इतने short notice पे आप आए। नो प्रॉब्लम Busy. या Thank you, sir. Good evening. गुड इवनिंग। So, sir, Anand had a question. Let me just repeat that question for you. Yeah, okay. Firewall play their role or it's just a myth? Yeah, no, it plays a role. It's not myth. Basically, just see that you have to set rules according to your network. Basically, for example, there are two types of rule in your firewalls. You have inbound and outbound rules. So if you know how to configure those rules, and if you can configure them well, then it is very basically it is a good defensive device for you. Okay, so it is not myth, it is of use basically. I was telling him about IDS and IPS, so थोड़ा वो elaborate कर दो. Okay, yeah. So basically IDS and IPS, you can say that IDS is a defensive device. Basically these both are defensive device, but you can say that IDS just only alerts the administrator or the network team, security team basically. So अगर आप कह सकते हैं कि IDS में अगर कोई अलर्ट आएगा तो you can configure some rules on the firewall. Okay, but जो IPS होता है वो एक फायरवॉल की तरह काम करता है, वो आपके इंट्रूजन्स को प्रिवेंट भी करता है बेसिकली। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस होता है कि IDS होता है वो आपका डिफेंड करता है बस, एंड आपको अलर्ट जनरेट करके दे देगा। लेकिन जो आपका IPS है, जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, वो आपको क्या करता है, उस इंट्रूजन को प्रिवेंट भी करेगा एज अ फायरवॉल। ओके, तो जो IDS होता है वो आपका आउटलाइन डिवाइस होती है बेसिकली, वो आपका इनलाइन नहीं होता। इनलाइन का मतलब कोई पैकेट आएगा तो वो उसको रोकेगा नहीं, ठीक है, वो बस अलर्ट जनरेट करेगा, वो बस बताएगा कि कोई इंट्रूजन आया है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है IDS एंड IPS में। Got it, Anand. Guys, किसी और को कुछ और डाउट? सर अभी बता रहे हैं, पूछ लो, देखो मौका नहीं मिलेगा बार बार। बिल्कुल, जिसका भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, करियर से रिलेटेड अपना या किसी और भी चीज से रिलेटेड। ऑलराइट, सो मैं ही स्टार्ट करती हूँ फिर। सर एक डाउट है मेरे पास, अगर इस फील्ड में हमारे को आना है तो स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा इस बारे में? देखिए, ठीक है, अगर आपको अभी जस्ट अगर बिगनर से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी को, तो सबसे पहले आपको एक, अगर मैं पाथ फॉलो सभी को बताऊं कि क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को बेसिकली नेटवर्किंग से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, नेटवर्किंग क्योंकि बेसिकली रोड मैप होता है साइबर सिक्योरिटी के लिए। अगर आप जितना अच्छा पकड़ बना लें अपनी नेटवर्किंग में, उसके पोर्ट्स, कौन से पोर्ट्स होते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप इन सब में अच्छी पकड़ बना लेते हैं
तो आप लोग साइबर सिक्योरिटी को आसानी से समझ सकते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस अगर आपको नेटवर्किंग आती है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड थिंग है कि आपको बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी अगर आपको पढ़ने हैं सही से, तो आप या तो आप किसी बुक को रेफर कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में बहुत से चैनल्स हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर है CEH की जो बुक है बेसिकली, या फिर अगर आप लोगों को सिस्को से रिलेटेड एक कोर्स है CCNA सिक्योरिटी, अगर आप उसको पढ़ लेंगे प्रॉपरली, उस बुक को रीड कर लेंगे, या फिर अगर आपको कोई ट्रेनिंग मिल सकती है इससे रिलेटेड, तो आप बेसिकली ये आपका स्टार्टिंग स्टेप होगा आपके लिए करियर के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। एंड देन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो आप लोग अलग अलग डोमेन्स में जा सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग सेम तरीके से करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग देन सम बेसिक्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी। आपका क्वेश्चन आपको मिल गया आंसर इसका? यस सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, guys, anyone else? चलो ठीक है फिर। तो ये बताओ सर कि ऑलराइट, ठीक है, बात तो हो गया कि बट एक चीज़ ये भी ना कि सबको लगता है कि एथिकल हैकिंग में ये होता है। मेन जो डोमेन्स है, क्या-क्या मेन डोमेन्स हैं, उनमें कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? कैसे सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, उसमें और भी सब डोमेन्स हैं हमारे, तो वो क्या-क्या एंड कैसे-कैसे उनमें वर्क कर सकते हैं? देखिए, साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन्स हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पर्टिकुलर कोई डोमेन पकड़ना है तो आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग ले सकते हैं, एंड उसमें मैं आपको पहले डोमेन्स के नाम बताता हूँ क्या क्या हैं बेसिकली। फर्स्ट 2 साइड्स होती हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, ठीक है। तो जो ऑफेंसिव साइड होगी वो होगा आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड, जहाँ पे आप अटैक करते जाएंगे एंड देन उसको पैचेस से डिफेंड करते जाएंगे, बेसिकली उनको रेमिडिएशन बताते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग। दूसरा हो गया आपका कि अगर आपको बेसिकली डिफेंस करना है, जो डिफेंसिव साइड होती है वो तो उसको हम लोग ब्लू टीमिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, और ऑफेंसिव साइड को रेड टीमिंग बोलते हैं। तो जो आपका ब्लू टीमिंग होगा वो आपका डिफेंसिव साइड होगा, वहाँ चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके डिफरेंट लैब्स हैं जो आप जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। ऑफेंसिव के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि हैक द बॉक्स या फिर ट्राई हैकमी है, ठीक है। एंड उससे पहले आप लोग अपने लिनक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले पढ़ना, जो मैंने बता रहा था कि नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी है आपको पढ़ना है ना, तो उससे पहले थोड़ा बहुत आपको लिनक्स भी चलाना आना चाहिए। बेसिकली जो लिनक्स आप लोगों को सबको पता ही है कि पूरा कमांड लाइन पे वर्क करता है लिनक्स, ठीक है। आपको वो प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आप लिनक्स पे जितना अच्छी कमांड बना लेंगे देन आप उतना आगे अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव आपका ये हो गया। देन आपके कुछ और डोमेन्स आते हैं जो आपके मैलवेयर से रिलेटेड हो जाएंगे, या फिर आपका एक और टर्म होता है सॉक होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि नेटवर्क पे बहुत सारा लॉग्स कलेक्ट होते हैं, या फिर नेटवर्क पे अगर हम लोग अपने नज़र रखना चाहते हैं, इन अलर्ट्स को हम लोग नज़र रखना चाहते हैं उनके ऊपर, तो हम लोग सॉक टीम से कांटेक्ट करते हैं। बेसिकली आपकी इन हाउस सॉक टीम भी हो सकती है, एंड आप किसी थर्ड पार्टी सॉक को भी आप अपने वर्क में असाइन कर सकते हैं। तो सॉक का काम ये होता है बेसिकली कि उन लॉग्स को बेसिकली कैटेगराइज करना, उनमें अगर कोई फॉल्स पॉजिटिव्स हैं या फॉल्स नेगेटिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये काम होता है सॉक टीम का, ठीक है। एंड इसके अलावा आपके पास मैलवेयर से रिलेटेड फील्ड आ जाता है, जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जैसे हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज सी, ठीक है, ये सब लैंग्वेजेस आनी चाहिए आपको। एंड देन आप मैलवेयर डिज़ाइन भी कर सकते हैं खुद के, एंड आप मैलवेयर्स को बेसिकली एनालिसिस भी कर सकते हैं उन चीज़ों की, ठीक है। तो आपका ये फील्ड आ जाता है। तो इन सारे फील्ड्स में कॉमन चीज़ एक ही है, नेटवर्किंग एंड आपका लिनक्स चलाना आना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। तो ये है जो आपका थोड़ा बहुत करियर का बेसिकली पाथ है। तो लैंग्वेजेस का क्या सीन रहता है, मतलब कौन-कौन से सब कहते हैं पाइथन, जावा, सी, सी++,
बीइंग इनटू दिस फील्ड लाइक साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए? बेसिकली लैंग्वेजेस का ये है कि आपको स्टार्टिंग के 1 या 2 साल तक आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है कोई भी पढ़ने की, ठीक है। आपको आती है वो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा टाइम देने का जरूरत नहीं, डिवोट करने का जरूरत नहीं है नेटवर्किंग में। बेसिकली अगर आप नेटवर्किंग नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत कब आती है, जब आप लोग ना जो टूल्स बने हुए हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनके अलावा आप अपनी टेक्निक्स को लाना चाहते हैं, आप अपना कोई टूल बनाना चाहते हैं, अपनी कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तब आपको वहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का रोल आता है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है? हमारे पास 2 हैं, एक पाइथन हो गया और एक हो गया बैश, ठीक है। पाइथन तो आप सभी ने सुना होगा बेसिकली, एंड बहुत ईजी भी है उसको समझना, उसको बेसिकली याद करना या फिर उसे लिखना, बेसिकली बहुत ईजी है पाइथन को। सेकंड लैंग्वेज होती है बैश, ये दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। बैश क्या होता है? आपका जो लिनक्स की कमांड्स होती है ना, उनको आप एक फॉर्मेट में लिख देते हैं, उस चीज को हम लोग बैश बोल देते हैं, ठीक है। जो हम लोग लिनक्स में जो टर्मिनल में कमांड्स लिखते हैं वही आपका बैश होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों लैंग्वेजेस, अगर आपको स्क्रिप्टिंग करनी है या अपनी खुद की स्क्रिप्ट्स बनानी है, तब आपको ये 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मैलवेयर की फील्ड में जाना चाहते हैं या रिवर्स इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड है साइबर सिक्योरिटी में ही, जिसमें आप क्या करते हैं, कोड को रिवर्स, बेसिकली जो आपके पास में एप्लीकेशन है ना, उसको रिवर्स करके उसकी मेथोडोलॉजी को समझ के आप उसका कोड निकालते हैं, ठीक है। उसका जो सोर्स कोड होता है, जिस कोड में वो बना हुआ है, चाहे वो आपका स्क्रिप्ट किस स्क्रिप्ट से बना हुआ है, वो निकालना बेसिकली होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग या मैलवेयर एनालिसिस फील्ड में जाना है, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सी एंड जावास्क्रिप्ट, जावा भी आनी चाहिए, और इसके अलावा आपका असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये तीनों प्रॉपरली आनी चाहिए, क्योंकि ना ये बेसिकली जो आपके जितने भी मैलवेयर्स होते हैं ना, ये इन्हीं लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम मैलवेयर एनालिसिस, अगर आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना चाहते हैं, तब आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं लैंग्वेजेस के थ्रू आप अटैक कर पाते हैं या फिर उसको प्रिवेंट कर पाते हैं। सर एक चीज़ और है, लाइक सबको ना कितना अच्छा लगता है, बग बाउंटीज हैं, बाउंटी आ रही है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे बग्स फाइंड करें, लाइक बग बाउंटी क्या होता है, कैसे मिलती है बाउंटी, क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं उसके लिए? ठीक है, देखिए बग बाउंटी आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने कोई बग आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उस बग आइडेंटिफाई करने पे आपने उस कंपनी को रिपोर्ट बना के दी कि आपकी वेबसाइट पे, आपके नेटवर्क पे ये बग है, ठीक है। बग इन द सेंस कोई वल्नरेबिलिटी, कोई वीकनेस, ठीक है, कोई ऐसा तरीका जहाँ से उस कंपनी के उस रिसोर्स पे अटैक हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका बग आपने आइडेंटिफाई किया, उसको रिपोर्ट बना के दी। अब कंपनी क्या करती है, उस बग को आइडेंटिफाई करेगी कि ये बग असली में है या नहीं, उसको चेक करेगी प्रॉपरली, एंड देन मॉनिटर करने के बाद आपको वो एक बाउंटी पे करती है, जब वेरीफाई कर लेती है प्रॉपरली वो, तो आपको एक बाउंटी पे करती है। बाउंटी आपका कुछ भी हो सकता है, आपका रिवॉर्ड हो सकता है, कोई गिफ्ट कार्ड हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई स्वैग हो सकता है, टी-शर्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। अब आपके इसमें प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं बेसिकली जहाँ पे आप बग बाउंटी कर सकते हैं प्रॉपरली? सबसे इम्पोर्टेंट आपके कुछ प्लेटफॉर्म्स है। फर्स्ट हो गया आपका बग क्राउड, ठीक है। बग क्राउड जिन्हें नहीं सुना है वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, बग क्राउड क्या है, वहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, एंड ईजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ क्या करना है सेट, आपको बस अपना अकाउंट क्रिएट करके देन आपको उसमें देखने कौन कौन कंपनीज के रिलेटेड बग्स पड़े हुए हैं उसमें, या फिर आपको एक बेसिकली बग बाउंटी प्रोग्राम किन किन कंपनियों ने ऑर्गेनाइज कर रखा है, ठीक है। सेकंड आता है आपका HackerOne, ठीक है। HackerOne भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड बग क्राउड की तरह यहाँ पे भी आपके बेसिकली इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आपके क्राउड बहुत है, लोग ज़्यादातर रजिस्टर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, ठीक है। एंड इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग करते हैं प्लेटफॉर्म्स में रजिस्टर, ठीक है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं ओपन बग बाउंटी, ठीक है, ये भी एक अलग से प्लेटफॉर्म है, ओपन बग बाउंटी, ठीक है। देन साइनेक भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन बग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। बाकी अगर बग बाउंटी आपको किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं करना है, तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो इन बग क्राउड या HackerOne से रजिस्टर ना करने की जगह वो अपने खुद के रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर्स निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग उन रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर्स को भी देख के उन कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं, उन कंपनियों में अपना बग सबमिट कर सकते हैं। यस यस यस
किसी को भी करना है अगर बग बाउंटी प्रोग्राम स्टार्ट तो बता देना। ऑल्सो सर CTF ना बहुत लाइक अच्छे लगते हैं कि सुनने में, कैप्चर द फ्लैग गेमिंग टाइप्स हो गया, तो उसमें कैसे सीख सकते हैं कैप्चर द फ्लैग्स, कैसे हमें फ्लैग्स बोलेंगे उस सब चीज़ में? देखिए कैप्चर द फ्लैग एक अलग एक आपका समझ लीजिए एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे आप लोग अपनी स्किल्स को भी डेवलप करते रहते हैं एंड अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ाते रहते हैं और अपना आप कुछ नई चीज़ें आपको सीखने मिलती हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो रिलेटेड बग से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, कौन कौन सी नई वनरेबिलिटीज आ रही हैं या किस वनरेबिलिटी को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, तो आपको ये कैप्चर द फ्लैग के थ्रू मिल सकता है। कैप्चर द फ्लैग बेसिकली एक कंपटीशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक फ्लैग के एक वैल्यू में कैप्चर करना होता है एंड देन हमें वो सबमिट करना होता है। अब इस फ्लैग को कैप्चर करने के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स लगानी पड़ती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, आपको लिनक्स में लिनक्स चलाना बहुत अच्छे से आना चाहिए सबसे पहली बात, अगर आपको कैप्चर द फ्लैग करना है, क्योंकि ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पार्ट होता है। ठीक है, अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने कैप्चर द फ्लैग करना ही है पहले। ठीक है, तो उन फ्लैग्स में आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो 2 प्लेटफॉर्म मैंने ऑलरेडी बताए थे आप लोगों को, एक हैक द बॉक्स और एक ट्राई हैक मी। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन ये 2 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर किसी को बिगनर से स्टार्ट करना चाहता है तो आई गेस ट्राई हैक मी इज बेस्ट। ठीक है, ट्राई हैक मी से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बैजेस मिलते हैं, आप वहाँ पे नए तरीके के बग्स आइडेंटिफाई करके उनको उनका फ्लैग जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको उस तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं। एंड इन प्लेटफॉर्म्स की एक खास बात और है कि अगर आपने एक अच्छा लेवल बना लिया अपने इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको क्या होगा कि जो आपकी जिस कंपनी में आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपके वो इन बेसिस पे भी आपकी कंपनी आपको एडवांटेज देती है कि आपने कितने बेटर तरीके से अपने किस लेवल पे आप हैं, कौन कौन से बग्स आप सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी फायदा देता है आपको। किसी को अगर बिल्कुल ही बिगनर से स्टार्ट करना है, देखना है कि कैप्चर द फ्लैग होता कैसे है, नॉर्मल वेब की वल्नरेबिलिटीज हो गई, लाइक उसके इंस्पेक्ट कोड में अगर कुछ पड़ा है तो ना पीको CTF से भी स्टार्ट कर सकते हो। पीको बहुत बेसिक है कि आपका ना इंटरेस्ट बनेगा उससे कि कैसे अच्छा बग्स ऐसे भी मिल सकते हैं हमें, यहाँ पे ये भी चीज़ है, ऐसे में किसी चीज़ को क्या उसमें वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। बिल्कुल अगर बिगनर से स्टार्ट करना है, इट्स कम्स योर पीको CTF। उसके पीको CTFs में यू हैव द एडवांटेज कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलरली वेब में कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है तब उस सिर्फ वेब सर्च कर दो, अदरवाइज डिजिटल फॉरेंसिक्स है आपका, या आपको सिस्टम में करना है, क्रिप्टोग्राफी है, हैशेस क्रैक करने हैं अगर, तो डिफरेंट टाइप के लिए पीको स्टार्टिंग एकदम अगर स्टार्टिंग से करना है, देखना है जैसे चीज़ें सीखते जा रहे हो उनको प्रैक्टिस करने के लिए पीको हो गया। देन कम्स योर ट्राई हैक मी। ट्राई हैक में थोड़ा और इंटरेक्टिव बना देते हैं वो लोग ना, बैचेस वगैरह देके कि थोड़ा आपको लगता है कि आप कंटिन्यू करो उसको। स्ट्रीक्स प्रोवाइड कर दी उन्होंने कि कंटिन्यू आप अगर करते रहोगे 7 डेज स्ट्रीक्स, 30 डेज स्ट्रीक्स, फिर उसके वो बैचेस देते रहेंगे। इट्स बेसिकली थोड़ा आपको इंटरेक्टिव सेशन। और सीखने के पर्पज से अगर आपको न्यू चीज़ें सीखनी है, कोई प्रॉपर सिस्टम कैसे एक्सेस लेना है उसका, या फिर वेब में जो वेब टॉप है तुम्हारे ओवास्ट टॉप 10 है उनको अच्छे से सीखना है, टूल्स हो गए हमारे मेन टूल्स जो है Nmap है, मेटास्प्लॉइट है, अगर उनको अच्छे से सीखना है कि और कैसे क्या क्या चीज़ उनसे कर सकते हैं डीप में, अगर उन चीज़ों को सीखने के वापस अगर स्टार्ट करना है तो देन इट्स योर ट्राई हैक मी। अगर सीख लिया आप लोगों ने क्या यू आर श्योर कि हाँ अब मैं कैप्चर द फ्लैग कर सकता हूँ, मैं एक्सेस ले सकता हूँ किसी सिस्टम का, देन मूव ऑन टू हैक द बॉक्स। हैक द बॉक्स थोड़ा और एडवांस हो जाता है। अगर वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करके यू वांट टू अर्न मनी, बग बाउंटीज प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो गो फॉर बग बाउंटी प्रोग्राम्स और बग क्राउड एटसेट्रा जो भी अभी सर ने बताया। तो पूरा पार्ट टू पार्ट फॉलो करो। जो चीज़ें सीख रहे हो ना उनको, साइबर सिक्योरिटी में ना मेन चीज़ है, अगर कुछ भी सीख रहे हो ना ऐसे तुम लर्न करके नहीं सीख सकते उसको जब तक प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे ना। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी सबसे मस्त है। साथ साथ अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना तो और इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसमें, थ्योरी में बोर हो जाओगे ज़्यादा, प्रैक्टिकली करते रहोगे ना तो इंटरेस्ट बना रहेगा। क्यों सर? बिल्कुल। सॉरी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। हाँ भैया। मतलब जी एक्चुअली सर मैं IoT पे काम करता हूँ, तो हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है जो हमारे फिजिकल हार्डवेयर से आ रहा होता है वो क्लाउड पे या फिर सर्वर पे भिजवाना होता है थ्रू HTTP प्रोटोकॉल या MQTT प्रोटोकॉल, जो भी जिस तरीके से स्टैंडर्ड होता है।
अब अभी तो जैसे नॉर्मली हम प्रोटोटाइपिंग वगैरह करते हैं तो हम सिक्योरिटी को नहीं करते, कंसिडर ही नहीं करते, हम नॉर्मली डेटा को ब्रॉडकास्ट करके काम चला लेते हैं। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट लाइन में चले जाते हैं बड़ी कंपनी के लिए, तो वो सिक्योरिटी मांगती है, क्योंकि अगर डेटा बीच में से ये ब्रीच हो गया तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। तो उस केस के अंदर सर हम किस टाइप से वो सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, क्या क्या, जैसे नॉर्मल एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अलावा और क्या टेक्निक्स होती है जिससे हम सिक्योरिटी डिफेंस कर सकते हैं, बेसिकली डिफेंसिव सिस्टम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं सर? देखिए, IoT जो आपने बात करी है, IoT एक न्यू कमिंग फील्ड है बेसिकली, ठीक है, कुछ टाइम पहले से था, लेकिन इसको कंसिडर लोगों ने अब किया है, इसकी सिक्योरिटी को कंसिडर लोगों ने अब किया है। बेसिकली आपने जैसे कहा कि आप भी जब डेटा को सेंड करते तो आपने कभी भी उसके सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा, ठीक है, एंड उसको कंसिडर ही नहीं किया, जो कि कंसिडर करने लायक है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेसिकली ये मतलब है कि आपका एक डिवाइस है जो आपके इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है, उसकी भी एक IP है। अगर किसी अटैकर ने उसको बेसिकली हैक कर लिया उस डिवाइस को, छोटी सी डिवाइस को जो IoT डिवाइस है, ठीक है, उसके थ्रू वो चलो उससे कुछ ज्यादा डेटा नहीं निकाल पाएगा, लेकिन उस डिवाइस को हैक करने के थ्रू वो बाकी डिवाइसेस को हैक कर सकता है आपके नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो जहां तक इसकी सिक्योरिटी की बात आती है, तो सबसे पहले तो मैं जैसे कुछ पॉइंट्स बता सकता हूँ आपको, काउंटर मेजर्स टाइप के, जिसके थ्रू आप IoT डिवाइसेस को सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। जो भी वेंडर बेसिकली उस IoT डिवाइस को बना रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, पहली बात, वो वेंडर एक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी भी जगह से कोई भी विदाउट एक ऑथराइज जगह से आप कोई भी IoT डिवाइस परचेज करें, ठीक है। एक प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी का एग्जांपल लूं तो अमेजोन का एग्जांपल लेना चाहता हूं मैं, जैसे अगर एलेक्सा है जो, ठीक है, वो भी आपका जो स्मार्ट टीवीज में आपके कनेक्ट हो जाती है, एक पर्टिकुलर डिवाइस भी होती है जिसके थ्रू आपको कोई भी इंटरनेट में सर्च करना होता है तो आप जस्ट एलेक्सा से बोल सकते हैं, तो वो एक IoT डिवाइस है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी IoT डिवाइस परचेज करें, चाहे वो कितना कॉस्टली हो, कितना या कॉस्ट इफेक्टिव हो, चाहे वो, लेकिन आप परचेज करो उसे उसके प्रॉपर वेंडर से, ठीक है, एक जाने माने वेंडर से परचेज करो। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई अपडेट्स आते हैं उसमें, ठीक है, तो आप टाइम टू टाइम उन अपडेट्स को पैच कर पाते हैं, अपने उस डिवाइस पे अपडेट कर पाते हैं, ठीक है। तो अपडेट्स करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये अपडेट्स आते ही इसलिए हैं ताकि कोई वनरेबिलिटी या कोई बग पैच हो सके हमारा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी भी और उसकी लॉजिकल सिक्योरिटी या उसकी नेटवर्क सिक्योरिटी भी जरूरी है। फिजिकल सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर आपके पास वो डिवाइस है तो आपको उसको संभाल के रखना है, ये नहीं कि कहीं भी छोड़ दिया कि कोई उठा के ले गया उस डिवाइस को। एंड उसकी जो सेकंड तरीके की सिक्योरिटी है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी बोल सकते हैं, तो अगर उस डिवाइस में कोई पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगा सकते हैं, तो वो लगाइए आप लोग, ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस या अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस ना कर पाए। सेकंड बात क्या है कि इंक्रिप्शन लगाना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि आप अपने डेटा को जब क्लाउड पे या फिर कहीं और जगह सेव करने के लिए देते हैं, तो वहां पे हमें इंक्रिप्ट करके भेजना है पूरा ट्रैफिक को। HTTP की जगह HTTPS यूज करना है, ठीक है। और भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे IPsec हो गया जो लेयर 3 पे इंक्रिप्शन करता है, ठीक है। तो IPsec भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको बेसिकली इंक्रिप्ट करने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। और उसको ऑथेंटिकेशन प्रॉपर रखने के लिए आप उसको क्या यूज कर सकते हैं, IPsec का यूज कर सकते हैं आपके OSI लेयर 3 पे, ठीक है। इसके अलावा आप अपने जो आप जिस जगह पे आप स्टोर कर रहे हैं क्लाउड पे, ठीक है, उस क्लाउड की भी सिक्योरिटी आपको या उस डिवाइस की भी सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका डेटा आपने स्टोर करा और वो वहां से डेटा आपका अटैकर के पास चला जाएगा, ठीक है। तो आपको वो भी चीज सिक्योर करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको IoT में देखने की जरूरत है बेसिकली, ठीक है। इंक्रिप्शन प्रॉपर रखिए, ऑथेंटिकेशन लगाइए अपने IoT डिवाइस पे, ठीक है। और उसे आपने जिस नेटवर्क पे कनेक्ट कर रखा है उस नेटवर्क पे उसे उसे पब्लिक नेटवर्क पे ना कनेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप उसे पब्लिक नेटवर्क पे कनेक्ट कर दिया तो आपका इसका क्या मतलब हुआ कि आपने उसे अटैकर के हाथों ही कर दिया बेसिकली। उस पब्लिक नेटवर्क से कोई भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको इन चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। एंड IoT डिवाइसेस बहुत क्रिटिकल हैं, अभी तक इनकी सिक्योरिटी पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया है ओवरऑल, ठीक है। अभी ये धीरे धीरे ये फील्ड अभी अपकमिंग फील्ड आ रहा है धीरे धीरे, एंड आई एम श्योर दैट दिस फील्ड विल बी बेसिकली IoT विल बी सिक्योर्ड इन फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और किसी का कोई डाउट बताइए। Anyone?
सर जॉब्स का क्या सीन है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में? किस टाइप की जॉब्स हैं? क्या पैकेजेस हो सकते हैं? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब्स के लिए? देखिए, साइबर सिक्योरिटी अभी इंडिया में उतना डेवलप हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अभी हैं कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वो कंपनियां बेसिकली एक्सपीरियंस लोगों को उठाने की ट्राई कर रही हैं, ठीक है। और अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप सबसे बेस्ट तरीका है आप इंटर्नशिप्स के थ्रू एक्सपीरियंस ले सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि वो पेड इंटर्नशिप हो या फिर वो आपको पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका कोई नहीं है कि आप बस एक्सपीरियंस गेन करिए, देखिए कि ऑफिस में जो इस फील्ड में इससे फील्ड से रिलेटेड क्या-क्या काम चल रहा है, ठीक है। आप उन काम को सीखिए, देन जब सीख जाएँगे तब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी ऑब्वियसली इस फील्ड में एम्प्लॉइज़ बहुत कम हैं और जो जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं करियर, वो बहुत कम है इस समय, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करिए। और इंटर्नशिप्स के अलावा आप बग बाउंटी पे फोकस कर सकते हैं, बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पे, ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, ताकि आप अपना यहाँ पे एक लेवल बना लें। और अगर आपका यहाँ पे लेवल बन जाएगा तो कोई भी कंपनी आपको ले लेगी। जहाँ तक बात है सैलरी से रिलेटेड, अब सैलरी का ये है कि ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में हर चीज़ को उतना प्रॉपर लेवल पे देखा नहीं जाता है, चाहे आपके पास कितना भी स्किल हो, ठीक है। एंड साइबर सिक्योरिटी की डिमांड नॉट इन इंडिया, तो इंडिया तो बहुत कम है। फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ठीक है, इन कंट्रीज में आपकी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड अगर मैं आपको, आप गूगल भी कर सकते हैं इस चीज़ को, आई गेस 40,000 से रिलेटेड कुछ एवरेज सैलरी होती है, 40 टू आई गेस 50,000 डॉलर्स, ऑब्वियसली ये एवरेज सैलरी होती है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं होती है इंडिया में, क्योंकि अभी इंडिया में ये चीज़ अभी प्रॉपरली आई नहीं है। बट मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप किसी आउटर कंट्री में भी अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। और कंपनियां भी धीरे धीरे आ रही हैं। एंड एक चीज अच्छी बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत हर एक फील्ड में है। आपकी कंपनी किसी भी फील्ड से बिलोंग करती हो, वो एक मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या फिर एक बैंक हो या फिर एक गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में, ठीक है। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की कंपनी हो, ठीक है, आईओटी से वो कंपनी हो, ओटी से रिलेटेड कंपनी हो, हर एक फील्ड में साइबर सिक्योरिटी की नीड है, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा कि आपका फ्यूचर सिक्योर है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल, उसमें आप अपने आप को डेवलप करिए एंड देन आप जरूर एक्सेल कर पाएंगे, अपनी सैलरी को बूस्ट कर पाएंगे एंड अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ा पाएंगे। सैलरीज का ही है, अगर पर्टिकुलरली जॉब नहीं करना चाहते किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, तो बग बाउंटी प्रोग्राम्स बेस्ट होता है। लाइक वहाँ से इतनी अर्निंग हो जाती है, डोंट नीड कि आपको किसी पर्टिकुलर कोई जॉब आपको लेनी ही पड़े। अगर आपका बग बाउंटी स्ट्रांग है, एक बाउंटी अगर आपको काफ़ी स्ट्रांग मिल जाती है, तो ज़रूरत ही नहीं कि आपको साथ साथ कोई जॉब करनी पड़े। उसी में ही मतलब इतना इनकम बेस्ड अगर बात करें तो बग बाउंटी प्रोग्राम्स बेस्ट है, अगर इफ यू वांट टू गो फॉर job MNC jobs or something like that. So guys, anyone else किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो? सर पढ़ना कहाँ से स्टार्ट कर, लाइक क्या प्लेटफॉर्म्स, रिसोर्सेज, अगर कुछ और? मैं रिसोर्सेज की बात, मैं जहाँ से मैंने खुद पढ़ना स्टार्ट किया है, बुक्स बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है। जो ये बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस होते हैं ना, कि आपने जैसे कॉम्पिया का सर्टिफिकेशन हो गया, ईसी काउंसिल का सर्टिफिकेशन हो गया, सिस्को के हो गए बहुत सारे, ठीक है, ईलन सिक्योरिटी का हो गया, तो ये जो सर्टिफिकेशंस ये अपने पूरा प्रॉपर कोर्स निकालती हैं, अपनी बुक्स निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको वो बुक्स मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड है, आप उन बुक्स से पढ़िए, क्योंकि उन बुक्स में बहुत वास्ट सिलेबस करा होता है उन लोगों ने, एंड प्रॉपर आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक बता देंगे, ठीक है। बुक्स, मैं तो जो फायदा अपना बता रहा हूँ कि मुझे कहाँ से फायदा हुआ, बुक्स रीड करने का फायदा हुआ है इस। Sir, you are not audible. Maybe there's some connection issues.
ओके, या एक्चुअली थोड़ा लैपटॉप में इशू आ गया था तो कोई बात नहीं, मैंने करो। फ़ोन से जॉइन कर लिया। या तो मैं क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, मैं एक बार बता देना। सर्टिफिकेशन एक्सप्लेनिंग कि आपने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था एंड या कैसे-कैसे तो प्रोसीड हाँ, ठीक है। बेसिकली मैं अगर प्रॉपर गाइडेंस बताऊँ तो आपको बुक से पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? बुक से पढ़िए एंड अगर आप किसी सर्टिफिकेशन पे फ़ोकस करना चाहते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशंस कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है? एंड ऑब्वियसली ये बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो यूएसए की ऑर्गनाइज़ेशंस हो गई, तो उनके सर्टिफिकेशंस डॉलर्स में होते हैं, तो वो ऑब्वियसली कॉस्टली होते हैं। तो उनका सर्टिफिकेशन की जगह मैं आपसे बोलूँ कि आप बुक से ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इस फील्ड में सर्टिफिकेशंस देखे जाते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो वो सर्टिफिकेशंस को भी आप उन सर्टिफिकेशन ना भी होने अगर हों आपके पास, तो आप उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कहीं भी जॉब ले सकते हैं। तो बुक्स को पढ़िए। इसके अलावा यूट्यूब आपका बेस्ट सोर्स है ही। यूट्यूब के थ्रू आप कहीं से भी कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो यूट्यूब में भी कुछ आपके चैनल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे हो गया आपका आई प्रेफर नल बाइट एंड हैकर्सप्लॉइट। नल बाइट्स हो गया, ठीक है, हैकर्सप्लॉइट हो गया एंड आपका एक है वो इसका नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली। हुँ, हैथ एडम्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद। हुँ, हीथ हुँ। एडम्स उसका एक चैनल है, आई डोंट नो द नेम। हीथ एडम्स के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो भी बेस्ट है आपका, ठीक है? एंड आप कोर्सेज भी कर सकते हैं, ठीक है? आपके साइब्रेरी के कुछ कोर्सेज हो गए, यूडेमी पे भी अच्छे-अच्छे कोर्सेज हैं। और उसके अलावा आपके और अलग-अलग भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो यूट्यूब अगर आप फ्री सोर्सेज़ को जाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है? और इसके अलावा गूगल है आपका बेस्ट फ्रेंड। तो गूगल में बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, बहुत लोगों ने गिटहब पे चीज़ें डाल रखी हैं, तो गिटहब से भी आप उनकी रिपॉज़िटरीज़ को एक्सेस करके चीज़ें पढ़ सकते हैं प्रॉपर्ली। यूट्यूब तो इज़ लाइक बेस्ट, कुछ भी अगर कहीं पे भी कुछ भी चाहिए तो मैं यूट्यूब पे सब मिल जाएगा ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें। यस। बट साइबर सिक्योरिटी में एक चीज़ होती है कि काफ़ी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, लाइक जो अटैक्स एंड ऑल उनके बारे में हमें नहीं मिलेगा बिकॉज़ उन पे स्ट्राइक्स आ जाते हैं एंड यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होता है वो सब। वहाँ पे थोड़ा इशू आ जाता है। बट अगर लर्निंग पर्पज़ के लिए लाइक यूट्यूब बेस्ट, मैंने खुद सारा कुछ अगर जितना भी है यूट्यूब और बुक्स, तो वो चीज़ें बेस्ट हैं। यूट्यूब तो यू हैव एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। नेटवर्किंग के लिए अगर यू वांट टू गो, नेटवर्किंग के लिए बहुत हैं। नेटवर्किंग के लिए यू कैन गो फॉर बिटेन टेक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने नेटवर्क्स के बारे में, और भी बहुत चैनल्स हैं। आई पर्सनली प्रेफर बिटेन टेक एंड हैकर्सप्लॉइट हो गया और नल बाइट, यू कैन गो फॉर दैट। तो सर्टिफिकेशंस कौन-कौन सी लाइक इम्पोर्टेंट क्या वैल्यू है? क्या सीएच हो गया हमारा, ईजेपीटी हो गया, नेक्स्ट लेवल पे वी हैव सिक्योरिटी कॉम्प्टिया एंड ओएससीपी। देखिए, स्टार्टिंग में कहीं से अगर बोलूँ तो आपको या तो नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आपका कॉम्पटिया का नेटवर्क प्लस है, कॉम्पटिया का सिक्योरिटी प्लस है, ठीक है? ये बेसिक लेवल सर्टिफिकेशंस हैं। सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो गया, सीईएच, ठीक है? एंड इसके अलावा सीसीएनए सिक्योरिटी, ये सारे आपके बेसिक लेवल के जो हैं आपके, ठीक है? ईजेपीटी हो गया, ठीक है? तो ये आपके हो गया बेसिक लेवल्स के जो आपके सर्टिफिकेशंस हैं। इसके बाद इनमें से कोई भी 1 या 2 भी कर लेंगे आप तो आपके लिए बहुत है, ठीक है? बेसिक लेवल पे, ठीक है? देन इसके बाद और ऑब्वियसली इन सर्टिफिकेशंस का ना आपका वो होता है, मतलब बेसिकली 3 इयर्स की वारंटी टाइप की होती है कि 3 इयर्स तक आपके वैलिड होंगे, उसके बाद आपका ये वैलिड नहीं होते। लेकिन वैलिड होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कभी करा ही नहीं था ये। आप बता सकते हैं ऑब्वियसली, हमेशा बता सकते हैं कि मैंने ये सर्टिफिकेशन किया था। उसके बाद अगर आपको इन सर्टिफिकेशंस के बाद कहीं जाना है तो आपके पास ओएचसीपी बेस्ट है, ठीक है? जो आपका ऑफेंसिव सिक्योरिटी है ऑर्गेनाइजेशन, उसके सर्टिफिकेशंस जो हैं वो बेस्ट है एंड वो लाइफ टाइम रहते हैं आपके पास। वो उनका कोई वो नहीं होता, एक्सपायरी नहीं होती कि आपने 3 साल करा या 4 साल की है उसकी एक्सपायरी, तो वो एक्सपायरी नहीं होती है। आप उनको बेसिकली प्रॉपर आप उनको उसका एंड वो पूरा एग्जाम प्रैक्टिकल होता है आपका, ठीक है? एंड एक बेसिकली एक आपका रियल टाइम इन्वायरमेंट देते हैं वो आपको कि आपको 24 आवर्स में ये मशीन सॉल्व करनी है एंड देन उसके नेक्स्ट डे आपको उसकी रिपोर्ट बना के देनी है, ठीक है? तो प्रॉपर उसका फॉर्मेट होता है उसका भी, ठीक है? तो आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी के जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आई गेस उसके अगर आपको फिर और बड़े लेवल पे जाना है तो आपके पास सीआईएसएसपी हो गया, सीआईएसएम हो गया, तो ये कुछ बहुत बड़े सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको बेसिकली
एग्जीक्यूटिव्स लेवल्स पे आप जब आप किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, सीईओ, सीएफओज या सीटीओज, तो तब आप वहाँ पे आपको उन लेवल पे ये सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी अगर आपको करियर स्टार्ट करना है तो आप बेसिकली लिनक्स से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड कर सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी के जो मैंने बताया CEH, EJPT या आपका CCNA सिक्योरिटी या CompTIA प्लस का सिक्योरिटी वो कर सकते हैं। Okay. Thank you so much, sir, for like telling us everything about cybersecurity. It was my pleasure. So, okay. Rachit bhai, do you want to conclude? Where is he? Yeah, hello. I'm audible? Yeah. Yeah, thank you sir for coming sir. अच्छा लगा कि आपने काफ़ी डाउट्स क्लियर करे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, एंड IEEE के अंदर काफ़ी लोगों को अब रियलाइज़ हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी में वो करियर परस्यू कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे भी है जो भी स्टेपिंग स्टोन ही रख रहे हैं बस कि अपना कि कुछ कर रहे हैं यार, छुट्टियाँ आने वाली है, पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया है, पढ़ाई तो वैसी नहीं होती कॉलेज के अंदर, आपको ही पता है कि क्या सिनेरियो है आजकल का। सो इसके कॉलेज अलावा में अगर नहीं होता है, सही मैं बता रहा हूँ। जो आपको पढ़ना है पर्सनल लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज जी में आप भरोसा नहीं कर सकते या उस पर रिलाई नहीं रह सकते बेसिकली। जी एग्जैक्टली। सो आई रिक्वेस्ट सब लोग अपना कैमरा एक बार ऑन कर दो फॉर पिक। So guys, please turn your camera Guys, so turn that on एक your pic. cameras. Pranit, just take one screenshot. Actually, मैं phone से हूँ, so if someone is using Okay, laptop, okay. it would be better. कोई Devita okay, मैं देख Devita will take, she told me. Okay. Guys, turn on your cameras, please. Devita, are you taking the screenshot? Just like respond as. Yes, I'm taking. Okay, and turn on your camera, please. Taken. हाँ जी भैया, हो गया। Okay. Thank you. Thank you so much, sir, for coming here and guiding all of us. Thank you so much. वेलकम, इट वाज माय प्लेजर। एंड अच्छा है कि आप लोग ये सब कर रहे हैं अपनी सोसाइटीज में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। अच्छी बात है, इस चीज को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी लोगों को बेसिकली पता चलेगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। बिल्कुल नाइस बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव बेसिकली। Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू आस्था फॉर ज्वाइन और बेसिकली मुझे बुलाने के लिए। It was my pleasure for calling you, to call you. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू रजित। Thank you, Thank you. sir. Thank you guys for joining for the SIG. It was my pleasure to tell you all about cybersecurity. Thank you so much. And it was a great